कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण हम लोग सेकेंड 5 ईयर प्लान जो पढ़ रहे थे बीच में डिस्टर्ब हो गया था और इस इंटरप्शन के लिए हमारे तरफ से खेद है। आज हम लोग सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कर रहे थे, जो कि लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, एकेडमिक्स एग्जाम हो, इस सभी जगह इम्पोर्टेंट है और अलग अलग विषय वाले, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक्स वाले, सभी के लिए ज़रूरी है। तो अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। मैं सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो दोनों लेक्चर सुनिए। आपके जितने सारे दिमाग में बातें हैं, जितने जगह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सभी को मैंने कंपाइल करके ये मैं लेक्चर्स तैयार कर रहा हूं, ताकि किसी तरह का क्वेश्चन किसी एंगल से भी आपको इस सेक्शन से ना छूट पाए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि वैसे मैं ऐसे सेकेंड 5 ईयर प्लान जो बता रहा था कि सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो मॉडल था वो पीसी महालनोबिस मॉडल था। तो पीसी महालनोबिस मॉडल मतलब प्रकाश यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनकी बड़ी भूमिका रही है भारतीय अर्थव्यवस्था में, इनकी बड़ी भूमिका रही है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में, इनकी बड़ी भूमिका रही है भारत में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का। बेसिकली प्रोफेसर महालनोबिस को हम लोग ऐसे फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स इन इंडिया भी कहते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, देखिए, तो प्रोफेसर महालनोबिस हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत ही बड़े विद्वान, इसमें कोई दो मत नहीं है, विवाद रहा है। देखिए, महालनोबिस जो है हैज बीन कंसीडर द फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स इन इंडिया। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, इसलिए इसको मैंने कर दिया है। और बेसिकली ये जो है जो प्लानिंग कमीशन बना, जिसके फर्स्ट मेंबर भी इन्हें बनाया गया, और साथ ही साथ जो ISI है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो इनको स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। द क्रेडिट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ISI, जो कि बहुत बड़ी संस्था है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। वहाँ पे स्टैटिक्स की, इकोनॉमिक्स की काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है, जहाँ से लोग पढ़कर देश दुनिया में छा जाते हैं। एंड कंट्रीब्यूटेड द डिजाइन ऑफ जो लार्ज स्केल सैंपल जो देख रहे हैं, इन्हीं की देन है, लार्ज स्केल सैंपल सर्वे, इस कंट्रीब्यूशन है आपका। इस तरीके से महालनोबिस के बारे में पुनः एक बार डिस्कस कर दिया हूँ। वैसे मैंने पहले ही इनके बारे में बताया था कि इन्होंने का जो मॉडल था, कहता था कि हम यदि इंडस्ट्री को विकास पर जोर दें, लार्ज स्केल इंडस्ट्री के विकास पर जोर दें, तो देश से जो गरीबी है, देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या है वो दूर होगा, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, देश का GDP बढ़ेगा, और हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो उसमें काफ़ी सुधार आएगा, ऐसा इनका मानना था। हालांकि 1957 में क्राइसिस आया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया, जिसकी परिकल्पना पहले ने शेनॉय साहब ने किया था, जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो चलिए, मैं आपको यहाँ तक हम डिस्कस कर लिए थे कि भारत में जो है इस प्लान के तहत 3 बड़े उद्योग का विकास हुआ था, जिसमें भिलाई स्टील प्लांट था जो कि रशिया की सहायता से, दुर्गापुर स्टील प्लांट था जो कि जर्मनी की सहायता से, और जो रौरकिला स्टील प्लांट है यूके की सहायता से स्थापित किया गया था। साथ ही साथ हम भी डिस्कस कर लिए थे कि टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था रिसर्च के लिए। ये सारी बातें मैंने बताया था। इन 1957 टैलेंट रिसर्च एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी शुरुआत किया गया था, और हमारे यहाँ जो टारगेट ग्रोथ रेट था 4.5%, एक्चुअल ग्रोथ रेट 4.27% रहा। ये सारी बातें मैंने बताई थी। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि जो हमारे शेरुन साहब हैं, जिनको हम लोग क्लासिकल लिबरल इकोनॉमिक्स कहते हैं, और इन्होंने विरोध भी किया था कि इस तरह के अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था को विकास करने पर जोर दिया जाएगा तो सरकार के ऊपर काफ़ी बर्डन आएगा, डिफिसिट फाइनेंसिंग होगा, जिससे हमारे यहाँ क्राइसिस हो सकता है। और ये ऐसा हुआ भी, जैसे मैंने बताया था, इंडिया फेस द एक्सटर्नल पेमेंट क्राइसिस इन 1957 एज प्रिडिक्टेड बाय दी शेनॉय, जो कि शेनॉय के द्वारा प्रिडिक्ट किया गया था, वे हुआ था। चलिए, ये सब मैं बता दिया था। अब देखिए, थोड़ा सा हम इनके बारे में जान ले। ये जो व्यक्ति हैं, ये बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री हैं। 10 इकोनॉमिक्स का टीम जो बनाया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान का रूपरेखा तैयार करने में, उनमें एक व्यक्ति थे जो विरोध कर रहे थे उस समय भी, किस तरह के जो मॉडल तैयार किया जा रहा है उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। और जैसा कि इनका मानना था कि ये थोड़ा सा लिबरल हो, फ्रीडम हो, प्राइवेट सेक्टर को आने की परमिशन दिया जाए, सारा का सारा सरकार खुद से करेगी तो सरकार के ऊपर बर्डन होगा, डिफिसिट फाइनेंसिंग होगा, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पर समस्या हो सकता है, एडवांस बैलेंस ऑफ पेमेंट हो सकता है। ऐसा हुआ भी, जैसा कि मैंने बताए थे। तो हम इनके बारे में कुछ जान ले। बेसिकली ये जो हमारे
आपका बेलिकनॉथ रघुनाथ शेनॉय, जो 1905 से 78 तक का इनका पीरियड है, वाज इंडियन क्लासिकल लिबरल इकोनॉमिस्ट। ठीक है, क्योंकि जब एग्जामिनेशन क्या कहते हैं, अभी आजकल का जो एग्जामिनेशन हो रहा है ना, बड़ा अंदर जाकर क्वेश्चन पूछ रहा है, इंडियन क्लासिकल लिबरल इकोनॉमिक्स ये क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा थोड़ा सा करेंगे आपको। ही वाज ए हाईली इन्फ्लुएंस एडवोकेट ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, एक क्लासिकल लिबरलिज्म से काफी प्रभावित थे, और भारत में और चूंकि इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे थे, साथ ही साथ जो है मॉन्ट टेलरिज्म सोसाइटी के भी आपका मेंबर थे। चलिए, तो साधारण सी बात है, लेकिन चलिए इनकी थोड़ा सा मैं और बता दूं आपको। बेसिकली ये मैंगलोर के रहने वाले थे, जो कि साउथ में पड़ता है, और साथ ही साथ मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया में इनका जन्म हुआ था। इनके जो फोर फादर थे वेयर फ्रॉम दी वेलिकुनूर विलेज से थे, और नियर प्रेजेंट डे अजमेर, जो अजमेर में है। चलिए सब है। अब देखिए, इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में किए थे, और बाद में इन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में किए थे। बेसिकली चूंकि आप लोग ऑनर्स के विद्यार्थी हैं, तो ऑनर्स में आजकल जो है लोग इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ना भूल गए हैं कि हम इसको पढ़ के क्या करेंगे, इसका क्या यूज है। लेकिन जब भी कहीं आप रिसर्च करते हैं, किसी भी क्षेत्र में रिसर्च करते हैं, तो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना होता है। उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने के बाद ही आप किसी भी जो टॉपिक्स है उसका रिव्यू कर पाते हैं। तो इसको आदत डोरा डालिए। कुछ लोग कहते हैं कि सर इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड सिलेबस में क्यों पढ़ाया जाता है, इसको हटा दिया जाए। देखिए, अभी आपको लगता है कि इतिहास है, और आप इसे इतिहास की तरह नहीं पढ़े, अगर आप रिसर्च की तरह पढ़ें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। किसी भी टॉपिक में यदि आप रिसर्च करते हैं तो उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना जरूरी होगा। और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी पॉलिसी जब बने उसको लोग क्रिटिसाइज करने वाले कम थे चले जाएं। क्रिटिसाइज हमेशा होना चाहिए। क्रिटिसाइज होने से क्या होता है, लोग 10 लोग होते हैं, 10 लोग में अगर 1-2 लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं तो उससे आपके नए चीज निकल के सामने आती है। इसलिए हिस्ट्री को इग्नोर ना कर, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जब भी कोई चीज पढ़ाता हूँ थोड़ा सा इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे देता हूँ। खासकर जब आप BA के बाद MA करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, बाद में PhD करते हैं, तब इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आता है। देखिए, शेनॉय इनके बारे में क्लासिकल जो लिबरलिज्म है वो क्या है, मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा कर दूं। क्योंकि आप लोग इकोनॉमिक्स के, हम मान के चल रहे प्योर इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, तो क्लासिकल जो लिबरलिज्म है, ऐसे ही क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जो फाउंडर हैं एडम स्मिथ को माना जाता है। और उसमें हम लोग क्या क्या बात करते हैं बता दूं, जैसे वो फ्री मार्केट की बात करते हैं, लेसेस फेयर इकोनॉमी की बात करते हैं, लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की बात करते हैं। मतलब कि एडम स्मिथ का मानना था देयर शुड बी मिनिमम government intervention in economic activities and the price of the product in the market should be determined as according to demand and supply or according to free forces of demand and supply without government intervention। and आगे वो कहते हैं जो क्लासिकल कि गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन डिफेंस सेक्टर ओनली, बट जो हमारा मार्केट है, जो हमारा इकोनॉमिक सेक्टर है, उसमें इसका इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। याद रखिए, जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को प्रमोट करते थे, मार्केट इकोनॉमी की बात करते थे, उसमें भी उन्होंने डिफेंस मस्ट बी कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट की बात करते थे। तो चलिए, लेसेस फेयर, ये सब पहले हम आपको बताए हुए हैं कि लेसेस फेयर एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो इकोनॉमिक एक्टिविटी में, है ना, और सिविल लिबर्टी हो, रूल ऑफ लॉ, स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी पर इस पर फोकस है, और लिमिटेड गवर्नमेंट इकोनॉमिक फ्रीडम, मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना चाहिए, इकोनॉमिक फ्रीडम होना चाहिए, मतलब अपने हिसाब से पैसे खर्च करने का उसके पास अधिकार होना चाहिए, पॉलिटिकल फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और आज भी देख रहे हैं इस तरह का चीज लगभग खत्म होते जा रहा है, जिसको कि सेव करने की जरूरत है। किसी भी अर्थव्यवस्था में आपका जो है सिविल लिबर्टी होना जरूरी है, किसी भी समाज में आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच होना जरूरी है और होना भी चाहिए। तो इस समय इस तरह की बात एडम स्मिथ भी करते थे, रिकार्डो भी करते थे, और बाद में आपका शेनॉय भी करते थे, जिनको हमको कहते क्लासिकल लिबरलिज्म के फाउंडर, मतलब कि क्या प्रोमोटर थे इंडिया के लिए, जो शेनॉय साहब थे। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैंने चर्चा कर दिया, क्योंकि बहुत कम बुक्स में इनकी चर्चा मिलती है, लेकिन मैं इस पर डिस्कस कर दिया हूं ताकि आप लोग इसको सीखें।
आगे हम लोग और बात करते हैं कि सेकेंड 5 ईयर प्लान के कुछ फिगर्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर कॉपी कलम है तो आप इसको नोट भी कर लीजिए। देखिए, द सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज फंक्शनल बिटवीन 1956-61। गुड। ये हमारा जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो 1956 से 61 में ऑपरेट रहा। प्रकाश चंद्र महालनोबिस जो हमारे पीसी महालनोबिस हैं, इनका ये मॉडल था। महालनोबिस मॉडल कहा जाता है ये भी आपको याद हो गया होगा। इन 1950 डिजाइन और रोड मैप ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान तैयार किया गया था। तैयार करने वाले मुख्य 10 इकोनॉमिक्स थे, उसमें से मुख्य भूमिका किनकी थी? प्रोफेसर महालनोबिस की थी और नेहरू की थी। 1957 में हमारे क्या क्या था? आपका 57 वाज ईयर व्हेन द स्कॉलरशिप एंड टैलेंट प्रोग्राम वर स्टार्टेड टू यंग पीपुल टू ट्रेन एंड वर्क इन द न्यूक्लियर पावर फील्ड। न्यूक्लियर पावर फील्ड के लिए प्रमोट करने के लिए 1957 में आपका स्कॉलरशिप एंड टैलेंट प्रोग्राम शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। उसके बाद है 48 मिलियन रुपी वाज सेल्ड आउट फॉर वर्किंग ऑन द सेकेंड 5 ईयर प्लान और इंडिया अचीव्ड ओनली 4.27%। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इसका टारगेट क्या था? 4.5% टारगेट था एक्चुअल, लेकिन एक्चुअली में कितना हुआ? 4.27% है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन के लिए। इंडिया फेस ए पेमेंट क्राइसिस ऑन द, ये भी हम आपको डिस्कस पहले कर दिया, यानी कि मैंने जो ऊपर डिस्कस किया उसका एक ब्रीफ एनालिसिस यहाँ पे है कि 1957 में क्राइसिस हुआ, 1957 में टैलेंट रिसर्च प्रोग्राम शुरुआत हुआ और इसका जो हमारा ग्रोथ रेट का जो टारगेट सरकार ने किया था 4.5% किया था और हुआ क्या? 4.27% है। डेट मीन्स कि एक्चुअली जो सरकार चाहे तो हुआ नहीं, जैसा कि पहला पंचवर्षीय योजना में सरकार ने जो चाहा उससे ज्यादा इसको मिला, वैसा इसमें नहीं हुआ था। उसके बाद है वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेकेंड 5 ईयर प्लान इज दैट प्लान वाज प्रिडिक्टेड टू बी फेल्योर विच टर्न टू बी हाफ वे थ्रू द 10। मतलब एक इनकी बात है, पहले से कहा गया था, उसमें एक इकोनॉमिक्स ने कहा था कि जिस तरह से आप प्लान कर रहे हैं सफल नहीं होगी। सफल तो हुआ ही, पूरी सफल नहीं होगी, समस्याएं आएगी। और समस्या ये आर्गुमेंट किसका था? तो प्रोफेसर और इकोनॉमिक्स शेनॉय साहब का आर्गुमेंट था, जो कि सही साबित हुआ। अब चलिए हम लोग और डिस्कस करेंगे कि वाई डिड सेकेंड 5 ईयर प्लान यानी कि 1956 से 61 में क्यों फेल हो गया। इस पर हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या क्या कारण थे जिसके कारण फेल हो गया। मैं इसको पॉइंट वाइज में डिस्कस कर रहा हूं, दोनों भाषाएं में लिखी हुई है, मैं डिस्कशन कर देता हूं और आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। मैं इसका पीडीएफ आज भेज देता हूं आप लोगों को। अब देखिए कि व्हाइल सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड is ultimately felt short and a lot of the issues that were supposed to be dealt with the remained intact। बहुत सारे कारण थे हमारे कि जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा कदम था, लेकिन अंततः छोटा महसूस हुआ। दोनों भाषा में समझिए। और बहुत सारे मुद्दे जिसने निपटा जाना चाहिए था बरकरार रहे। जो जिस चीज के लिए प्लान को लाया गया था वो प्लान पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ और शुरुआत करने वालों के लिए ये योजना ने गरीबी के मुद्दे से लड़ने में मदद नहीं की, जो उससे महत्वपूर्ण थी और वर्तमान समय में भी एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। यानी कि सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो मुद्दा था कि गरीबी को भगाएंगे, और गरीबी दूर उस तरह से हुआ नहीं जो कि प्रिडिक्ट किया गया था। यानी कि उस समय भी ये समस्या था और आज भी ये समस्या बना हुआ है। समस्या गरीबी का उस समय भी था, समस्या गरीबी का आज भी है। आज देखिए होता है कि समस्या हर वक्त रहती है, उस समय समस्या का कुछ और नेचर था। आज गरीबी कम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि गरीबी का परिभाषा चेंज हो गया। आज जिसके पास मोबाइल नहीं वो अपने आप गरीब समझता है। याद रखिए, आज जो स्कूल में नहीं पढ़ रहा अपने आप गरीब समझता है, जिसके घर में पंखा नहीं है गरीब समझता है। तो पहले रोटी कपड़ा मकान की बात होती थी, और आज रोटी कपड़ा मकान हेल्थ और एजुकेशन की बात होती है। लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि गरीबी आपका जो है, गरीबी एक हमारा अभिशाप रहा है, अभिशाप है। और उसको देखिए अभी जो भारत में समस्या है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। अभी जो है कि हमारे के जितने बड़े पैमाने मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मशीनों का उपयोग हो रहा है, इस मशीन के उपयोग होने से
दैट मीन्स कि वी आर एंड गवर्नमेंट आर यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इवन प्राइवेट सेक्टर आर यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक and is continuously neglecting the labor intensive technique. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होता क्या है? पूंजी प्रधान तकनीक, जिसमें बड़े बड़े मशीनों का उपयोग होता है, जिससे लेबर का डिमांड हमारा कमते चला जा रहा है। आज हमारे क्या स्कूल कॉलेज की व्यवस्था बड़े पैमाने की हुई है, हम कह सकते हैं, और इससे बड़े पैमाने लोग पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन सबको उसके हिसाब से काम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उतनी मैन पावर की डिमांड है जितना कि आपका मतलब कि मशीन पावर की डिमांड है। दैट मीन्स कह सकते हैं आज मशीनीकरण के कारण भी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। समस्या आज भी है, समस्या उसमें भी थी, इसलिए बता रहा हूँ। और एक एक पॉइंट समझिए। देखिए, the sum of money allotted to the plan did not end up being enough and widened the unemployment problem, which was relevant back then, still a big issue। कह रहा है कि जिस समय योजना शुरुआत की गई उस समय जो फंड चाहिए था वो फंड पर्याप्त नहीं था, योजना के लिए आवंटित धन की राशि पर्याप्त नहीं थी, और इसने बेरोजगारी की समस्या को बढ़ा दिया, जो उस समय भी थी, प्रसारित थी, और आज भी एक बड़ा प्रसंग बना हुआ है, मुद्दा बना हुआ है। इसके अलावा भारत की मुद्रा को 2 बार अवमूल्यन करना पड़ा और बहुत सारे बाहरी भुगतानों का सामना करना पड़ा, जिससे भारत की वित्तीय अवस्था और पहले से खराब हो गई। एक है किसका? जब सेकेंड 5 प्लान चल रहा था उस समय हुआ था। तीसरा पॉइंट है कि हमारे एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन सॉ देयर शेयर इन द बजट एलोकेशन साइड श्रिंक फ्रॉम द फर्स्ट 5 प्लान। मतलब कि जो पहला 5 प्लान में जो एग्रीकल्चर को सोचा गया था उसे भी पहले घटा दिया गया। देखिए समझिए, पहली पंचवर्ष योजना से बजट आवंटन आकार में कृषि और सिंचाई के हिस्से में कमी देखी गई। सेकेंड 5 प्लान में एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट किया गया, है ना। साथ ही निजी उद्योग बैंक बर्नर पर चले गए और सार्वजनिक क्षेत्र पर ध्यान स्थानांतरित हो गया। कह रहा है कि जो सेकेंड 5 प्लान है पूरी तरीके से सोशलिस्ट पैटर्न पे था, जिसका विरोध शेनॉय साहब ने किया था। अगर इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जाता तो शायद ये प्लान सफल हो सकता था। हम नहीं कह सकते सफल हो भी सकता था, सफल नहीं भी हो सकता था। तीसरा पॉइंट में देखिए, ये सारी कारण से हमारे यहाँ हमारा जो योजना प्रणाली एक उद्देश्य मौजूदा स्थिति में सुधार करने को, लोग को बुनियादी ढांचा में सुधार करना था। हम कह सकते हैं कि सेकेंड 5 प्लान में काम हुआ, लेकिन जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हो पाया, ये सारी बातें रह गई। क्लियर है? तो इस तरह से देखिए, हम फिर कहते हैं सेकेंड 5 प्लान में जितना कुछ होना चाहिए था, मैं एक एक करके पॉइंट वाइज करके मैं आपको बता दिया हूं। और फिर से याद रखिए कि जो सेकेंड 5 प्लान था जिसमें भारत में बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाए गए, और भारत में बड़े बड़े इंडस्ट्री लगने से उस समय जहां भी, जैसे भिलाई हो, दुर्गापुर हो, या फिर राउर किला हो, बाद में तारापुर है, या फिर बोकारो में भी स्टील प्लांट की स्थापना हुआ, जिससे देखिए कितना अच्छा वो शहर, पठारी इलाका है, कितना अच्छा शहर बना। तो कहीं भी जब इंडस्ट्री का विकास होता है तो वहाँ का जो बुनियादी सुविधा है उसमें भी विकास होता है, उससे लोकल लोगों का एक्चुअली जब कोई इंडस्ट्री बनना शुरू होता है। देखिए मैं फिर से थोड़ा बता दूं आपको, बोर्ड पे चल लेते हैं। जैसे जब भी कोई इंडस्ट्री बनना शुरू होता है, मान लें कि वो इंडस्ट्री बनना शुरू हुआ, तो इंडस्ट्री यानी कि उद्योग जब लगना शुरू होता है, जब किसी भी जमीन का चयन होता है, तो मान लें और प्रयास किया जाता है कि जो बंजर जमीन हो या कम उपजाऊ हो उस जमीन पर लगाया जाए। जैसे बोकारो एग्जाम्पल है। अब जैसे यहाँ इंडस्ट्री लगाया जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले जो जमीन के लोग होते हैं उसको पैसा कुछ मिलता है, या फिर लेबर को जो है, और खासकर जब इंडस्ट्री का विकास हुआ था सेकेंड 5 प्लान में, तो हमारे के यहाँ उतना लिटरेसी नहीं था, तो हमारे के यहाँ जो अनस्किल्ड वर्कर था ना, अनस्किल्ड वर्कर था, उसको बड़े पैमाने पे काम मिला। और ये अनस्किल्ड वर्कर का जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे कि इसके पिताजी काम मिला, चूंकि सरकारी नौकरी हो जाती थी, तो मान ले ये आपका 30,000 महीना ही कमाए, लेकिन एक परमानेंट नौकरी हो गया, तो सोर्स ऑफ इनकम हो गया। इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराया, इसका जो नेक्स्ट जनरेशन है इनसे अच्छे पोजीशन में आया, इसका अगला नेक्स्ट जनरेशन में अच्छे पोजीशन से आया। तो भारत में जो इंडस्ट्री का विकास हुआ 1956 से लेके 19 आगे तक विकास होते ही रहा, उसमें बड़े पैमाने पर अनस्किल्ड वर्कर को काम मिला, और अनस्किल्ड वर्कर को जो काम मिला उससे उनकी परिवार की हालत सुधरी। और इस तरीके से फिर आपका जो है उस एरिया में जहाँ पे इंडस्ट्री की व्यवस्था की गई, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हुआ, मैंने पहले ही बताया था।
इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ, पढ़ने लिखने की सुविधा बनी, हॉस्पिटल, कॉलेज और बनाए गए, बहुत जगह विश्वविद्यालय बनाया गया, और यहाँ से यहाँ के जो जो बच्चे पढ़ते लिखते थे उसे काम करने का मौका मिला। सेकेंड 5 प्लान में जो हमारे बहुत सारी इंडस्ट्री की स्थापना हुआ था, और इसके पहले हम बताए थे कि पहले पंचवर्षीय योजना में ही लास्ट में हमारे यहाँ बहुत सारे IIT का विकास हुआ था, जिसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को काम मिलना शुरू हुआ। दैट मीन्स कि हमारे क्या जो पहले भी स्थिति थी कि पहले लोग यहाँ पढ़ते थे लिखते थे तो उसको काम करने के लिए कहीं और जाना पड़ता था, इसलिए हमारे यहाँ जो माइग्रेशन हो रहा था लेबर को भी, आज भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से बिहार में बड़े पैमाने पर पुल है, रोड है या मकान है, सरकारी बिल्डिंग्स है बन रही है, तो उससे देख रहे हैं कि लोगों को काम मिल रहा है, और हम ये भी देख रहे हैं कि दूसरे राज्य से लोग आप यहाँ आके काम कर रहे हैं। एक समय था जब यहाँ के लोग दूसरे राज्य में जाके काम करते थे, और अब इनको लगातार यहाँ काम मिल रहा है। इस तरीके से देख रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन का हमारा काम हुआ, और इसमें केन्स भी कहते थे कि अगर किसी भी देश में अगर शांति चाहिए तो वहाँ के लोगों को रोजगार दीजिए, और उनका मिनिमम एक पेमेंट होना चाहिए, जो कि सरकार ने, बिहार सरकार लगातार इसमें अग्रसर है, भारत सरकार भी अपना अपना प्रोजेक्ट चला रही है। आपने देखा होगा कोविड में भी लगातार नुकसान हो रहे थे, फिर भी सरकार अपना काम करवा रही थी। एनीवे, कहने का मतलब है सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है भले ही फेलुअर हो गया हो, लेकिन भारत में एक स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई और आगे का रास्ता तय किया। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोफेसर महालनोबिस का मानना था कि अगर सरकारी सेक्टर में इंडस्ट्री होगा तो इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी की समस्या कम होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो महालनोबिस का जो काम था वो सराहनीय काम था। हम नहीं कह सकते हैं कोई भी काम हो तो हर काम हम हो या आप हो करते हैं तो सफल हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। जब हम काम करते हैं तभी सफलता और सफलता की बात होती है। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान दोनों लेक्चर, यानी कि इसको सुनने से पहले लेक्चर 1 को सुन लीजिएगा तो आपको दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लासेज में बाकी हम सारा 2 क्लास और लगेगा तो बाकी हम सब बता देंगे। जी, पहला सेकेंड आपका बेस था, और फिर तीसरा चौथा करके हम 12वां प्लान को अलग से बताएंगे, बाकी फिर हमको करा देंगे। हम आपको ये PDF भेज देते हैं थोड़ा देर में। थैंक यू, धन्यवाद।